So today, as we have completed AP, so today we are going to start GP, that is geometric progression. Okay. So today we are going to start GP, that is geometric progression. So when we talk about sequence and a series, you know that sequence and a series, मतलब जब हम कोई चीज को लिखते हैं तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, उसको हम सीरीज बोलते हैं। ये क्या है तुम लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया। मतलब यू नो दैट एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करके, ओके, फॉलोइंग अ फिक्स पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब आगे बढ़ने के एक पर्टिकुलर पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो वो पर्टिकुलर पैटर्न, अगर हम वो फिक्स पैटर्न को फॉलो करें तो उससे एक सीक्वेंस फॉर्म होता है। ठीक है, और उस सीक्वेंस का जो आज पर्टिकुलर पैटर्न जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस सीक्वेंस का नाम क्या बताओ तो? दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट व्हाट इज दिस? मतलब जब हम बोलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जो टर्म आता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि हम लोग कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ऐड करते जाएंगे, जो भी टर्म है अपने लोग को अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते जाएंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म। बट व्हेन वी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब इसका जो प्रोग्रेशन है, जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन है, वो क्या बताओ तो? ज्योमेट्रिक पैटर्न में। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मतलब वहां पे हम कांस्टेंट वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई से अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कैसा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे प्रोग्रेशन मतलब जो अपने लोग जो आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे हम लोग? ज्योमेट्रिक पैटर्न में। पैटर्न क्या होगा? ज्योमेट्रिक मतलब क्या है? जैसे कि मान लो सपोज पहला टर्म 2 है, सपोज द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सपोज इफ आई वांट दैट कि हम लोग हर एक टर्म में 3 मल्टीप्लाई करें टू गेट द नेक्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 18 जा 54 एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब प्रोग्रेशन का जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो क्या है कि हम लोग हर एक नंबर में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। और पैटर्न क्या है? फिक्स्ड है, पैटर्न वैरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और जहां पे यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब ज्योमेट्रिक मतलब जहां पे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें टू गेट द नेक्स्ट टर्म, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो पहला टर्म 2 है। क्या है पहला टर्म? 2। और हम यहाँ पे मान लो सपोज हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं हाफ, मतलब हम लोग हर एक नंबर में हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 2 में हाफ मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 1। अगर मैं 1 में हाफ मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 1/2। अगर मैं हाफ में वापस हाफ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? 1/4। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट इस तरह के प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और नेक्स्ट टर्म हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो सपोज, ये तो पता चल गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मतलब वो होता है जहां पे हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करते हैं? हम लोग फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते जाते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 18 जा 54। यहाँ पे मैंने क्या किया? हाफ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, इसमें हाफ मल्टीप्लाई किया तो हाफ आ गया, इसमें हाफ मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया। क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने यहाँ पे हर एक नंबर पे अगर हम 2 डिवाइड करें, हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करें तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है? देखो एक ही बात है, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 को 2 से डिवाइड किया, हाफ को फिर 2 से डिवाइड किया तो 1/4 आ गया, 1/4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 1/8 आ जाएगा एंड सो ऑन। सॉरी अंडरस्टैंडिंग? मतलब यही हुआ बात कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या पैटर्न फॉलो होता है? एक फिक्स नंबर को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या उसमें डिवीजन वाले पैटर्न को, मतलब डिवीजन डिवाइड करते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो ये पैटर्न को जहां फॉलो किया जाए उसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऑलराइट, नाउ सी, जैसे लोग ने एपी में भी देखा था कि जो पहला टर्म है, ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं, कोई भी प्रोग्रेशन का वो या तो वो ज्योमेट्रिक हो या अरिथमेटिक, उसके पहले टर्म को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? उसका पहला टर्म को हम लोग हमेशा स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं। मतलब स्मॉल ए मतलब तुमको समझ जाना चाहिए कि जिस सीक्वेंस का हम बात कर रहे हैं ना, जो भी सीक्वेंस हो, वो एपी हो, जीपी हो, या अभी बहुत तरह का सीक्वेंस होता है जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हम जो भी सीक्वेंस का बात करें, जो भी सीक्वेंस,
वहां पे जो पहला टर्म होता है वी ऑलवेज डिनोट इट विद स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। स्मॉल ए का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीपी। ओके, उसके बाद मान लो ये सेकंड टर्म है, मतलब पहला ये है तो ये सेकंड ऑब्वियसली, तो सेकंड टर्म को हम लोग A2 से डिनोट करेंगे। ये थर्ड टर्म है तो इसको हम A3 से डिनोट करेंगे। मतलब A का मतलब होता है टर्म, और ये क्या डिनोट कर रहा है? उसका पोजीशन को डिनोट कर रहा है। जैसे कि 1 कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म, तो A2 लिखा मैंने। ये हाफ कौन सा टर्म है इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन का? थर्ड टर्म है तो A3। 1/4 कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म, तो A4। अगर मान लो सिमिलरली मुझे अगर कोई पूछे कि इसका 10th टर्म क्या होगा, तो मैं थोड़ी ना इसी तरह से हाफ मल्टीप्लाई करके तब तक मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा जब तक 10th टर्म ना आ जाए। कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि 100th टर्म क्या होगा या 200 टर्म क्या होगा, तो वाकई में उसमें मुझे सोचना पड़ जाएगा कि एक टर्म निकालने के लिए इतना, मतलब हम अगर मुझे 100 टर्म चाहिए तो क्या मैं ऐसे सारा टर्म लिखते जाऊंगा हाफ मल्टीप्लाई करके, या मुझे अगर इसका अगर 100 टर्म चाहिए तो क्या मैं 3 मल्टीप्लाई करते जाऊंगा टू गेट द 100 टर्म? नहीं, ऐसा नहीं करने वाले। वो सही है, लेकिन ये पैटर्न अगर हम इस तरीके से सम को करें तो फिर ये एक प्रॉपर वे नहीं हुआ। हम लोग को एक नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग को एक पर्टिकुलर तरीका पता होना चाहिए जहां से हम डायरेक्ट वो चीज हमको पता चले। एक हमको पर्टिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे मुझे डायरेक्ट वो पर्टिकुलर टर्म मिल जाए। समझ में आया बात? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से, कि पहला टर्म में मैंने कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे सेकंड टर्म मिल गया। देखो पहला टर्म में मैंने कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 6 मिल गया, मतलब सेकंड टर्म मिल गया। अगर मुझे थर्ड टर्म जानना हो तो थर्ड टर्म मतलब क्या हुआ बताओ तो? थर्ड टर्म का मतलब हुआ मैं 6 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से एक बार नोट करना मैं क्या बोल रहा हूं। आई वांट एवरीवन टू प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। देखो अगर मान लो मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मैं सेकंड वाले टर्म में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। अब देखो अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो फोर्थ टर्म में अगर मान लो थर्ड टर्म में 3 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फोर्थ टर्म मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, ध्यान से नोट करना। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सेकंड टर्म का मतलब 2 into 3 to the power 2 minus 1? देखो एक बार ध्यान से। अच्छा ये छोड़, अभी ये छोड़, इस चीज को हटा देते हैं। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? देखो एक बार ध्यान से, 6 का मतलब क्या होता है? 2 into 3, और एक और 3 है, देखो आगे 6 का मतलब होता है, ध्यान देना, 6 का मतलब होता है 2 into 3 into 3 है। तो क्या मैं 3 into 3 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूं? देखो ठीक है, 3 into 3 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो नेक्स्ट A4 का मतलब हो गया 18 into 3, 18 का मतलब हो गया 2 into 3 स्क्वायर, और मैं उसके आगे एक और 3 जो मल्टीप्लाइड है, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर into 3 is what 3 क्यूब। अब ध्यान से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो ध्यान से एक बार नोट करो, थोड़ा पेशेंस रखना। देखो अगर देखा जाए तो A2 मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म तो आई है, देखो 2 तो आई है, into 3 आ रहा है। A3 के लिए क्या है देखो एक बार ध्यान से, देखो A3 में क्या है 2 into 3 स्क्वायर आ रहा है। देखो यहाँ पे 3 है तो 2 into 3 स्क्वायर। फोर्थ टर्म में क्या है 2 into 3 क्यूब आ रहा है ना? तो मतलब एक चीज तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है तो इसके पावर पे 2 से 1 कम आ रहा है, 3 के पावर पे, मतलब r के पावर पे जो, मतलब जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, ठीक है, उसके पावर पे 2 - 1 आ रहा है। देखो यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे 3 के पावर पे क्या है, देखो तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1। अब यहाँ पे A4 है, A4 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो 2 into 3 to the power 4 - 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि A2 का मतलब 2 into 3 to the power 2 - 1 है, A3 का मतलब 2 into 3 to the power 3 - 1 है, A4 का मतलब 2 into 3 to the power 4 - 1 है, तो बताओ तो A5 का मतलब क्या होगा? बताओ सही। 2 into 3 to the power 5 minus 1. 2 into 3 to the power 5 - 1। A10 का मतलब क्या होगा बताओ? 2 into 3 to the power 10 minus 1. 2 into 3 to the power 10 - 1। और तुमसे अगर कोई पूछे कि nth टर्म क्या होगा तो आंसर क्या होगा? 2 into 3 to the power n minus 1. 2 into 3 to the power n - 1। अब बताओ मुझे ये n का मतलब, ये 2 क्या है बताओ तो? यहाँ पे जो मैं 2 बोल रहा हूँ 2 क्या है? फर्स्ट टर्म, मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 फर्स्ट टर्म मतलब a से डिनोट किया जाएगा। अच्छा ये बताओ तो ये 3 क्या है? 3 मतलब वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर जिसको हम क्या करें बार बार मल्टीप्लाई करें टू गेट द नेक्स्ट टर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
वो नंबर जो है जो बार बार मल्टीप्लाई करे, जैसे अरिथमेटिक में वो नंबर हम क्या करते हैं, बार बार ऐड करते जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और यहाँ पे जो चीज बार बार मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉमन रेशियो, इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो इज डिनोटेड विद स्मॉल r। दिस इज क्लियर एवरीवन? कॉमन रेशियो क्या होता है बताओ तो, जो नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल r। तो मुझे बताओ तो इसमें, इस केस में स्मॉल r क्या है बताओ मुझे, इस वाले प्रोग्रेशन सर 1/2 1/2 है इसमें। अच्छा मैं इसका बात कर रहा था, सॉरी इसका बात कर रहा था, जस्ट अच्छा बताओ तो इसमें r का वैल्यू क्या है, मतलब जो मैंने यहाँ 3 जो समझाया 3 है, तो क्या मैं ये 3 के जगह पे मैं बोल सकता हूँ कि ये r है। अब बताओ मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि नहीं, देखो तो ये फॉर्मूला के तौर पे हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, कि मतलब मुझे किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर मुझे एक पर्टिकुलर टर्म चाहिए तो इतना नहीं करना है हमको, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। करते क्या हम लोग, तुम देखो क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे लिया, तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ए तो रह ही रहा है, उसके बाद r के पावर पे उसके पोजीशन से एक लेस कर दो, थर्ड टर्म चाहिए तो a तो आ ही रहा है, इनटू r के पावर पे इसका जो पोजीशन है -1 कर दो, ये रख दो आगे। फोर्थ टर्म चाहिए तो a तो आएगा ही, इनटू क्या, उस r के पावर पे 4 - 1 कर दो, तो 3 है। हो रहा है कि नहीं ऐसा? तो हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज कर, इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, अगर मान लो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मुझे एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए, जैसे मान लो एपी में मुझे चाहिए था 10th टर्म, तो हम a प्लस, मतलब हमको टर्म चाहिए था तो a प्लस n - 1 * d का फॉर्मूला यूज करते थे कि नहीं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला। अगर लेकिन वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मुझे एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए, तो हम कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे, a * r टू द पावर n - 1 को यूज करेंगे। समझ में आया ना? जहां पे a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म उस जीपी का, किसी भी जीपी का नहीं, जिसका मुझे मतलब वो टर्म निकालना है उसका फर्स्ट टर्म, उस जीपी का फर्स्ट टर्म। r का मतलब क्या होता है, बोलो क्या होता है r का मतलब, कॉमन रेशियो, कॉमन वेरिएबल। कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता क्या है ये चीज, कॉमन रेशियो वो वैल्यू होता है जिसको बार बार मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म लाते हैं हम लोग, जिसको बार बार मल्टीप्लाई करके और नेक्स्ट टर्म चाहिए मुझे, मतलब अभी जो है उसके बाद का टर्म चाहिए तो उसमें मल्टीप्लाई करो उसको तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, अब नेक्स्ट के बाद का नेक्स्ट टर्म चाहिए तो उसमें वो वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। समझ में मेरे बात? तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कॉमन रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो between the two consecutive terms, we can say। क्या है ये कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू consecutive terms of GP। क्लियर एवरीवन? जैसे मान लो मैं अगर सपोज 1 ले रहा हूं, ऐसे भी बोल सकते कि नहीं, देखो तो एक बार, जैसे मैंने इसमें क्या किया, 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 3 मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कॉमन रेशियो क्या है, तो ये 6/2 3 है, 18/6 3 है, 54/18 3 है, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब हम कर क्या रहे, हम लोग जो टर्म न्यूमरेटर में ले रहे हैं उससे एक पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। रेशियो किसका निकाल रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स कैसा, हम जो टर्म ले रहे हैं, मतलब जो टर्म हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं उससे जस्ट पिछले वाले टर्म से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। मतलब अगर मान लो मैं थर्ड टर्म ले रहा हूं ऊपर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या लूंगा मैं, सेकंड टर्म, देखो ये ना n - 1। अगर मैं न्यूमरेटर में फिफ्थ टर्म ले रहा हूं तो डिनोमिनेटर में क्या लूंगा, 5 - 1 4। अगर मैं न्यूमरेटर में 10 टर्म ले रहा हूं तो डिनोमिनेटर में क्या लूंगा, 10 - 1 9, मतलब 9th टर्म। I hope you got my point everyone। So we have seen 3 things। What is that? GP के लिए मुझे एक चीज मुझे पता चल गया कि GP में पहला टर्म को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, हर एक प्रोग्रेशन में डिनोट किया जाता है। जिस वैल्यू को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट टर्म लाने के लिए उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो होता है। ठीक है, कौन सा, न्यूमरेटर में जो टर्म होगा डिनोमिनेटर में उससे जस्ट पिछला वाला टर्म लेना पड़ेगा। समझ में ना बात? न्यूमरेटर में जो भी टर्म हो डिनोमिनेटर में उससे जस्ट पहले वाला टर्म हो, पहले बाद वाला। ठीक है, इसलिए an/a of n मेंशन। और याद रखना ये चीज हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से किया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न, और पैटर्न फिक्स होना चाहिए, मतलब हम जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हर जगह फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन रेशियो। अगर तुमको टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और वो भी हम लोगों ने देखा कैसे ये फॉर्मूला आया। तो आई थिंक ये क्लियर है, ये तीन चीज सबके लिए।
क्लियर है सबके लिए तीन चीज? Yes, sir. Yes, I hope it is clear to everyone because ये तीन चीज के ऊपर ही अपना ये पूरा पहला जो टॉपिक इनिशियली ये बेस्ड है, जहाँ पे हमको A पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, उस टर्म निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जहाँ पे A हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, R हो गया कॉमन रेशियो, CR में लिखा कॉमन रेशियो, और N हो गया पोजीशन ऑफ टर्म, मतलब जो टर्म चाहिए उसका पोजीशन, और वही ये NP हो जाएगा। तो फटाफट एक बार इस चीज को कॉपी करो, ठीक है, और मैं वेट कर रहा हूं। नाउ यू कैन कॉपी एंड यू कैन डिस्कस व्हाटएवर डाउट्स यू हैव, यू आर नाउ फ्री टू डिस्कस। So everyone note down the first question of the image which I have set in the room. So the first question is, you are given a GP, okay, you are given a GP which is 12 comma 4 comma 4 by 3 comma 4 by 9, and you are asked to determine the 10th term and nth term. All right, now see what is 10th term. So सबसे पहला चीज मुझे ये पता होना चाहिए कि इस GP का पहला टर्म क्या है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है पहला टर्म 12 है। कॉमन रेशियो जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ये होता क्या है, ये वो वैल्यू होता है जिसको बार-बार मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म लाते हैं, और निकालने का तरीका क्या होता है, टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होता है इसको कॉमन रेशियो कहते हैं, 1/3। तो 1/3 * 12 4 हो गया, वापस इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करो 4/3 आ गया। तो देख रहे ये सही है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है 10th टर्म निकालना। फॉर्मूला क्या होता है टर्म निकालने का, इट इज A into R to the power n minus 1, ओके। अब 10 minus 1 9 हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखना एक बार। देखो हमको पता है कि x डिवाइडेड बाय y होल टू द पावर n को हम लोग x टू द पावर n बाय y टू द पावर n लिख सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का अगर कॉमन मतलब होल पावर है तो हम न्यूमरेटर पे वो और डिनोमिनेटर पे वो अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 के पावर पे 9 बाय 3 के पावर पे 9 हम अलग-अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, और ये हो गया 3 टू द पावर 9। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 12 में भी 3 एक फैक्टर है, देख रही तो इसको और रिड्यूस कर दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 9 है, तो ये रिड्यूस होके क्या होगा बताओ तो, क्या होगा 3 to the power 8. 3 टू द पावर 8। कैसे, 3 टू द पावर 1 है और नीचे 3 डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर 9 है, इसको 1/3 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। और यहां तक हम लोग छोड़ते हैं, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई कि 3 टू द पावर 8 का नंबर क्या आएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारा मेन काम है लॉजिक, और हमारा थोड़ी ना काम है कि 3 टू द पावर 8 का आंसर क्या आएगा। कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट तुम यहां तक भी छोड़ सकते हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट, अब मुझे nth टर्म चाहिए यहाँ, मतलब nth टर्म मतलब मुझे एक स्पेसिफिक टर्म नहीं चाहिए, मतलब n मतलब उस पर्टिकुलर जीपी का कोई भी टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। n का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो nth टर्म मतलब a which is 12 into r that is 1/3 to the power n minus 1। अब सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे जैसे पिछले वाला कैलकुलेशन किया था हम लोग, x by y होल टू द पावर n क्या होगा, x टू द पावर n by y टू द पावर n। 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है, 1 ही होता है, 1 के पावर पे कुछ भी 1 होता है। तो अपना आंसर तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, एकदम करेक्ट है, लेकिन इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे देखना है, we can write 12 as 3 into 4। अब तुमको पता होगा कि x to the power n divided by x to the power n is x to the power m minus n और 1 by x to the power n minus n। हम दोनों ही लिख सकते हैं। अगर हम ये लिखेंगे तो m minus n करना पड़ेगा, और अगर हम ये लिखेंगे तो मुझे n minus n करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं n minus n कर रहा हूं तो इसको मुझे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, m minus n कर रहे हैं तो मुझे न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, देखना यहाँ पे 3 के पावर पे 1 है यहाँ पे, so can I write this as 4 by 3 to the power n minus 1 minus 1 n minus n।
So we have 4 by 3 to the power n minus 2. You can keep your answer till yes. ठीक है, समझ में आया सबको? तो x to the power n by x to the power n is x to the power, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा तो ये n minus n लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं न्यूमरेटर में लिखता तो ऐसे इसको इससे माइनस करना पड़ता, ये रहा ऐसे, ठीक है। Is this clear to everyone here? Tell me. समझ में आया? Yes, sir. अब ये फटाफट एक बार कॉपी करो, तो ये हो गया तुम्हारा nth टर्म और ये हो गया 10th टर्म, ये हो गया 10th टर्म और ये हो गया nth टर्म। Copy down, and after copying this sum, I want everyone here to try the few questions which I mark कर रहा हूँ, उस समय भी लोग try करेंगे। That is question number 2, then question number 5, and question number 8. चलो ये 3 क्वेश्चन सब पे ट्राई स्टार्ट। So question number 5 is, we have a GP which is 3, 6, 12, 24 and so on. The question is which term is 3072? I hope you have understood the question. कौन से term है 3072? जैसे कि 3 पहला term दिख रहा है मुझे, 6 is second term, 12 is third term, 24 is fourth term. So similarly 3072 is which term of the GP? कौन सा term है ये? तो यहाँ पे हमको पता नहीं है कि 3072 कौन सा term है, but we know that the first term here is 3, common ratio that is 6 by 3, or you say 12 by 6, or you say 24 by 12, is all same and it has to be same, but it's not same, it is not a GP. Now the question is which term is 3072? So let 3072 be the nth term, क्योंकि मुझे इसका पोजीशन नहीं पता है, पता नहीं है कि कौन सा टर्म है, so let it be nth term. So we find that 3072 we have assumed that it is nth term of this GP. Now what is the formula to determine the term? Because हम लोग को ये पता करना है कि ये 3072 कौन सा टर्म है, where we know the first term and the common ratio. जहां मुझे first term भी पता है और common ratio भी पता है, okay? So we don't know कि 3072 कौन सा टर्म है, मतलब हम लोग ने n टर्म ले लिए, हमको a भी पता है r भी पता है, सिर्फ हमको n जानना है। So you know that the formula is a clear into r to the power n minus 1. 3 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके चले जाएं, so we have 3072 divided by 3, that is 1024. Now हम लोग को निकालना है n का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे n जो n minus 1 है वो 2 के पावर पे रेज्ड है, तो यहाँ पे 1024 को भी हम फैक्टराइज करके और देखेंगे कि 2 के पावर कितने का, मतलब 2 to the power how much is 1024, मींस हम लोग को ये जानना है कि 2 का पावर कितना होता है 1024. So let us factorize. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. So 2 to the power 10 is 1024. So base is same, equalize the power. Base same है तो power को equalize कर दो. n का वैल्यू क्या हो गया 11. मतलब 3072 कौन सा टर्म है? It is 11th term. Therefore 3072 is the 11th term. Okay, of the GP. And then we have number 8. So everyone see question number 8. जिसका भी doubt है number 8 में यहाँ पे. So in question number 8 you are given fifth term of GP. हम लोग को fifth term का value दिया हुआ है, which is 8080, and we know eighth term,
which is 640. फिफ्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, एथ टर्म का वैल्यू भी दिया हुआ है, और हमको ज्योमेट्रिक सीरीज निकालना है। तो सीरीज और सीक्वेंस में तुमको डिफरेंस मैंने फर्स्ट डे बता दिया था। तो पहले एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दो चीज निकालना है, and then we'll discuss all this. So now just note down, let A and R be the first term and the common ratio respectively. Because हम लोग को इस जीबी का ना ही फर्स्ट टर्म पता है और ना ही कॉमन रेशियो पता है, बट हमको ये चीज पता है कि उसका फिफ्थ टर्म 8080 है। सो अगर हम लोग को फिफ्थ टर्म 8080 पता है, सो इससे हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर। वी कैन गेट वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर। सो एक बार ध्यान से नोट करना, if fifth term is 8080, now what is the formula to get the term? It is A, which is A itself, into R, that is small r, to the power n minus 1. So we can find that A into R to the power 4 is equal to 8080. Mark it as equation number 1. But क्या एक equation sufficient है A और R का वैल्यू निकालने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि we have got two unknown quantities. We have got how many unknown quantities? 2. So we need one more equation. So to get one more equation, we have got the other condition. What is the second condition? We have the second condition, that is the value of eighth term is 640. What is the formula to get the term? It is A, which is A itself, into R to the power n minus 1. So we have A into R to the power 7 equals to 640. Mark it as equation number 2. ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको A का वैल्यू और R का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? नाउ दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करके A और R निकालेंगे? देखो ध्यान से नोट करो। मुझे क्लियरली यहाँ पे A into R to the power 7 दिख रहा है और यहाँ पे A into R to the power 4 दिख रहा है, मतलब A दोनों में प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा? एक कैंसिल हो जाएगा। लेट अस डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। 1 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो a into r to the power 7 आ गया न्यूमरेटर में, उसके डिनोमिनेटर में a into r to the power 4 और राइट साइड में 640 डिवाइडेड बाय 80। a कैंसिल हो गया, सो वी हैव r to the power 7 by r to the power 4 कैंसिल हो गया 8। What is r to the power 7 by r to the power 4? It is r to the power 7 minus 4, which is 3. अब मुझे r का वैल्यू चाहिए, तो देखो ध्यान से, क्या मैं 8 को 2 to the power 3 लिख सकता हूं? Because 2 to the power 3 is equal to how much? 8. तो दोनों तरफ पावर सेम है, तो बेस को इक्वलाइज कर दो, तो यहां से r का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, r का वैल्यू एक बार मिल गया, तो हम r का वैल्यू को यहां पे पुट करें या फिर यहां पे, मुझे क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ पुट a, r equals to 2 in equation number 1, because equation 1 में r का पावर छोटा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होगा और कुछ रीजन नहीं। a into r, that is 2, we have calculated, so 2 to the power 4 equals to 80, that is a equals to 80 by 16, और उसको सिंपलीफाई करके क्या मिलेगा? 5। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, देखो एक बार, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो जब भी हमको बोला जा रहा है ज्योमेट्रिक सीरीज, सीरीज मतलब हमको क्या करना है? देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज फर्स्ट टर्म क्या है बताओ तो? 5 और कॉमन रेशियो क्या है? 2। तो जीबी क्या होगा बताओ तो? इट विल बी 5, देन वी हैव 2 5 is 10, 2 10 is 20, 2 20 is 40 एंड सो ऑन। तो ये हो गया जीबी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्राम, मतलब ये हो गया सीक्वेंस। लेकिन अगर बोल रहा है अपने लोग को फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज, तो बताओ तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगा? कोई बता सकता है? कॉमा की जगह प्लस होगा। मतलब हम लोग कॉमा को क्या करेंगे? वेरी गुड। सीरीज मतलब हम सारे टर्म्स को क्या करेंगे? सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं, और कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें।
ठीक है, मतलब चीज वही करना है। अगर बोलता फाइंड जीपी मतलब ये हो गया, फाइंड ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब ये हो गया। तो सीक्वेंस और ये हो गया सीरीज। सीरीज मतलब क्या करते हैं हम लोग, सारे टर्म्स को हम सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यही होता है सीरीज। ओके, तो समझ में आ गया होगा। और इस सम के बाद नंबर 10 करना है सभी। एवरीवन विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। So everyone see question number 10. It's a very simple question, okay? मतलब यहाँ पे बस एक बेसिक कंसेप्ट का ही जरूरत है, वो ये है कि जीपी का मतलब क्या होता है वो बताना चाहिए। व्हाट इज जीपी ये पता होना चाहिए। तो ये सम बस उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x these three numbers are in GP, x के कौन x का वैल्यू क्या होगा कि जिसके लिए ये थ्री नंबर्स जो है वो जीपी में होगा। तो जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ। तो जीपी में होने के लिए तीनों नंबर्स का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए बताओ। तो सेम होना चाहिए कि नहीं बताओ। तो अगर हम ये बोलेंगे कि 2, 4, 8 ये जीपी में, तो ये इसीलिए जीपी में बिकॉज 4/2 का वैल्यू भी 2 आता है और 8/4 का वैल्यू भी क्या आता है 2 आता है। अगर हम ये बोले कि 2, 4, 6 जीपी में है तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4/2 का आंसर 2 आता है, बट 6/4 का वैल्यू क्या आता है 3/2। ये दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, इसीलिए ये जीपी नहीं है। तो सिंपल सा बात, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन रेशियो हर जगह सेम होना चाहिए और एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे x का वैल्यू निकालना मतलब x डिवाइडेड बाय -2/7, 4 divided by 2 is equal to 8/4. वैसे ही x divided by -2/7 has to be equal to -7/2 divided by x. Now cross multiply, x into x, x square हो गया, -2/7 into -7/2. Minus into minus is plus, 2 gets cancelled, 7 gets cancelled, 1 आ गया। x square equal to 1 मतलब x क्या होगा प्लस माइनस। Alright, is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now you can copy down. Okay, now I'm keeping today's class very short as there are very less students who have joined today. No issues, almost we have completed the topic of term in GP. जीपी पे टर्म वाला जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो हम इसके ऊपर पहले होमवर्क दिए थे, तुम लोगों को करना, एंड देन नाउ द ट्यूशन इज, आई मीन नॉर्मल जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहे। थैंक यू एवरीवन।